आप सभी का स्वागत है। अगर वीजा रिफ्यूजल के बाद अप्रूवल तक की जर्नी ली जाए तो कितना मजा आता है। यानी अगर कोई देश आपको रिफ्यूज कर दे और आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें जिससे वो रिफ्यूजल को अप्रूवल में बदला जा सके, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर, बिना पैसे खर्च हुए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके अभी साउथ कोरिया वीज़ा आए हैं। तकरीबन साउथ कोरिया में सक्सेस रेशियो आप मान के चले 70-30 चल रहा है, यानी 70 यस एंड 30 नो। हो सकता है थोड़ा 2-4% ऊपर नीचे भी हो, बट मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे सर्कल में हमारा रेशियो है, हमारे ट्रैवल पार्टनर्स और हमारे इनपुट्स हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देयर वाज अ कपल जिनका वीज़ा डिनाई करा साउथ कोरिया ने, और फिर किस तरीके से दे बाउंस बैक वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया के और कौन कौन से वीज़ा है जो आ रहे हैं और कैसे केसेस में वीज़ा आ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक और केस है जिसमें अभी इनके वीज़ा हैं साउथ कोरिया के, और इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई मीन देखिए, जब साउथ कोरिया का वीज़ा आता है ना तो ऐसे ई फॉर्म में आता है। आपको देखिए स्टिकर फॉर्म में नहीं आता है, ऐसे ई फॉर्म में आपको मिलेगा, प्रिंट होके आएगा कि साउथ कोरिया का वीज़ा आया हुआ है। और एक वीज़ा होता है जो स्टिकर फॉर्म में होता है। जैसे अगर आप पासपोर्ट खोलेंगे यू विल सी कि अलग अलग वीज़ा होते हैं जो स्टिकर फॉर्म में होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो कुछ कुछ इस टाइप के होते हैं जो स्टिकर फॉर्म में होते हैं। वो ऐसे आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगे होंगे। लेकिन साउथ कोरिया जब आएगा वो ई फॉर्म में आएगा, यानी ईमेल की फॉर्म में आएगा या फिर एक प्रिंट आउट कॉपी में आएगा। ऑलराइट, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, नेचुरली आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन कुछ है जो रिसेंट नए व्यूवर्स हैं या नए ट्रैवलर्स हैं उनको नहीं पता होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। अब देखिए, जो साउथ कोरिया का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ना, जो हमारे क्लाइंट्स थे, तो वो हुआ कैसे था? उनके अकाउंट में लगभग लगाइए कि 10 लाख के आसपास का बैलेंस मेंटेन था, बहुत अच्छी प्रोफाइल थी और ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री थी, 4-5 कंट्रीज वो घूमे हुए थे, और उन्होंने साउथ कोरिया वीज़ा लगाया और उनका रिफ्यूज़ल आया। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, दे शेयर्ड देयर स्टोरी कि भाई हमने ऐसे ऐसे वीज़ा लगाया था। और सच बताऊं, हम लोगों ने जब उनका सब कुछ चेक करा तो प्रोफाइल भी अच्छी थी, और जहाँ से भी उन्होंने वीज़ा लगाया था वीज़ा भी उन लोगों ने बहुत अच्छा लगाया हुआ था। एक्चुअल में एक अच्छी फाइल बनाई हुई थी। उसके बावजूद भी उनका रिफ्यूजल आया हुआ था, एंड दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग बट कि भी रिफ्यूज क्यों हुआ है। तब हमने उनसे पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने कभी वर्क वीज़ा तो नहीं लगाया था, कभी कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं करा था, कोई वहाँ रिलेटिव का इन्विटेशन या कुछ ऐसा? नो सर, कभी नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, जहाँ भी वीज़ा लगाया वीज़ा है। साउथ कोरिया ने पता नहीं क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। और कमाल की बात यह है कि साउथ कोरिया जो है रिफ्यूज़ होने के बाद ना कोई रीज़न लिख के नहीं देता यूके की तरह। तो आपको खुद ही एंटिसिपेट करना होता है कि एक्चुअल में क्या गलत हुआ होगा। ओके, तो ये भी बात आ जाती है, उसकी वजह से ये और चैलेंजिंग हो जाता है। तब हमने कहा कि टेक ए ब्रेक। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको साउथ कोरिया के केस में क्या करना होता है, डू नॉट रश। ये पहला पॉइंट है। यानी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ना, ऑलवेज टेक अ ब्रेक, डू नॉट रश, यानी लेट अ कपल ऑफ मंथ्स पास। दूसरा, अब जो भी आपके रिफ्यूज़ल के रीज़न नेचुरली आपको ढंग से नहीं पता चल रहे होंगे, तो आप अपनी प्रोफाइल को जीरो से शुरू करिए। दोबारा से देखिए कि क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक थी, दोबारा से देखिए अकाउंट में बैलेंस ठीक ठाक था, स्टेटमेंट ठीक ठाक थी, देखिए आपका आईटीआर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद देखिए, और आपके यहाँ पे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी प्रोफाइल ठीक है, क्या आपने किसी की इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप का यूज़ किया, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स उनके चेक करिए। ये दूसरा नंबर हो जाता है जिसमें आपको अपनी सारी प्रोफाइल के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक गहन चिंतन, कहते हैं ना, गहन चिंतन करना पड़ता है। नंबर 3, अपने ट्रैवल सर्कमस्टांसेस को दोबारा से रीएवैल्यूएट कीजिए। आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, क्या ट्रैवल आइटनरी फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कौन सी फ्लाइट्स आप दिखा रहे हैं, किस टाइप के होटल्स आप चूज कर रहे हैं, और कैसा परचेजिंग पावर पैरिटी रेशियो आपका खुद का है, क्या उन चीज़ों से सारी चीज़ें मेल खा रही हैं। अगर ये भी चीज़ें ठीक है तो वेरी गुड, फिर आपने, यानी आपका इंट्रोस्पेक्शन सफल रहा, आपकी प्रोफाइल में इस कंटेक्स्ट में तो कोई गलती आपसे नहीं हुई है, ये भी क्लियर रहा। लास्ट एंड फाइनल, अब आप देखिए कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करी है। ये हो गया आपका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, चौथा पॉइंट, यानी प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, हो सकता है कि मैं एक बहुत काबिल वर्कर हूँ, मुझे बहुत स्किल आती है, लेकिन इंटरव्यू में अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ, इंटरव्यू में मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो फिर अगले जो मेरा एम्प्लॉयर है मुझे हायर नहीं करेगा, उसे लगेगा नहीं भाई आपको कुछ नहीं आता है। सिमिलरली साउथ कोरिया कभी कभी इंटरव्यू की कॉल भी कर सकता है। अगर हम ठीक से इंटरव्यू ना दे पाए तो गड़बड़ हो सकती है। मोर ओवर, जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, यानी हम जो कवर लेटर बनाते हैं, अपना जो वीज़ा फॉर्म लिखते हैं, जो लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो लेटर ऑफ पर्पस भी बनाया होगा, वर्क वीज़ा बना रहे हो तो उसमें भी आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन डिपॉजिट किया होगा। तो इन सारी चीज़ों में आपने अपने अंदर से क्या चीज़ है जो उनको ऐसी बताई जिससे वो इंप्रेस हो। कवर लेटर में हौच पौच कर दिया, लेटर ऑफ मोटिवेशन में कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गए,
लेटर ऑफ पर्पस में आपको समझ में नहीं आया क्या है तो उसमें डिफाइन नहीं कर पाए हो। तो ऐसे केस में भी सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अगर ये भी ठीक है तो वेल एंड गुड, फिर तो आपकी पूरी प्रोफाइल ठीक है ही। और अब आप रीअप्लाई करिए क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स रीवैल्यूएट कर दिए, अब आपके सामने सारा क्लियर है। तो जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो ना, इन चारों पॉइंट्स को करेक्ट करने के बाद ही वीज़ा अप्लाई करना है, इससे पहले नहीं करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यही केस करा था हमने जब हमारे पास ये रिफ्यूज़ल केस आया था, क्योंकि हमें कोई गलती नहीं दिखी, ना प्रोफाइल में गलती, ना जिसने फाइल लगा रखी है उसमें भी हमें कोई गलती नहीं दिखी। तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते थे शायद उन लोगों से गलती हुई है, यानी किसी काउंसलर से, उन्होंने ढंग से फाइल नहीं ओपन करी है, ओपन नहीं करी, कभी कभी हो जाता है। आपको सुन के ऑड लग रहा होगा, लेकिन गलतियां उनसे भी हो सकती है। तभी तो लोग अपील फाइल करते हैं, जेआर तक पहुंच जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू तक चले जाते हैं, तभी तो जाते हैं, राइट। तो ये चीज कोई 15 दिन में नहीं हुई है, इस चीज में कम से कम 3 महीने लगे हैं और अब उनका वीजा आया, राइट। ये केस भी ऐसे ही है जिसके मैं आपको वीजा दिखा रहा हूं। अगर आप इनकी बात करेंगे, इनकी ओवरऑल जो प्रोफाइल थी वैसे भी ठीक थी, इनका वीजा आने के चांस नेचुरली हाई थे। लेकिन अगर ये 4 पॉइंट इवैल्यूएशन हम अगर इनके केस में भी नहीं करते ना, तो इनका भी वीजा नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप फर्स्ट आए हैं तो हमेशा फर्स्ट आएंगे। अगर आप इस बार फर्स्ट आए हैं और आपने अगली बार मेहनत नहीं करी तो कोई गारंटी नहीं कि आप पास भी हो पाएंगे। अगर मैं फर्स्ट आता हूँ किसी क्लास में या रेस में फर्स्ट आता हूँ और मैं अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता या फिर इंप्रूव नहीं करता, तो कोई ना कोई मेरा कॉम्पिटिटर है जो मुझे हरा सकता है। या फिर हो सकता है अगर मैं बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान ना दूं तो मैं लास्ट भी आ सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट इवैल्यूएशन आपका हमेशा साउथ कोरिया में हेल्प करेगा और आपको वीजा दिलाने में हमेशा सक्सेसफुल होगा। अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो नेचुरली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अदरवाइज साउथ कोरिया का वीज़ा लगाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी आपके लिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको रिफ्यूज़ल वाला जो पॉइंट है, क्यों होता है और क्या करना चाहिए, खासतौर से साउथ कोरिया के केस में समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो इन दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके कॉल्स और मैसेज को डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।